नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में एक बिल्कुल नया टॉपिक हम करने वाले हैं, जिसमें सॉल्व्ड पेपर कर रहे हैं हम एसी का, एएसओ का, एलडीसी का, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, मैथ्स हेल्पर, कंडक्टेड बाय एनवीएस। तो आज के डिस्कशन में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे लैंग्वेजेज पर, और आज की लैंग्वेज हमारी है हिंदी लैंग्वेज। इससे पहले वाले वीडियो में हम एनवीएस स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज पर चर्चा कर चुके हैं, और वो वीडियो है वो चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न है वो बदल दिया गया है। जो रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है उस पर डिस्कस हम कर रहे हैं, और ये जो डिस्कशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एलडीसी, इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलाकार ने तैयारी की थी, वाक्य का काल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए संदिग्ध भूत, बी पूर्ण भूत, सी अपूर्ण भूत, डी सामान्य भूत। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी पूर्ण भूत। कलाकार ने तैयारी की थी, ये की थी इसका मतलब है कि ये पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस है। हिंदी में सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं दूसरा। आंख सुख कलेजे ठंडक, लोकोक्ति का सही अर्थ है आंख सुख और कलेजे ठंडक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए परम शांति, बी चरम असंतोष, सी मनोहारी दृश्य, डी शीतल बयार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए परम शांति। आंख सुख कलेजे ठंडक का मतलब है आंखों में सुख हो, शांति हो और कलेजे में ठंडक हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? परम शांति की स्थिति कहते हैं। आंख सुख कलेजे ठंडक, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला सवाल देख लेते हैं। तीन, आगार किसका पर्यायवाची है? आगार है वो किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए चोटी, बी किला, सी महल, डी घर। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। आगार घर का पर्यायवाची होता है। जैसे आप देख सकते हैं सभागार, तो सभागार का मतलब होता है जिस घर में सभा होती है उसको सभागार बोलते हैं। इसके बाद में कोषागार भी एक शब्द होता है। कोषागार, कोषागार का मतलब धन रखने वाला घर है। कोषागार हो जाएगा। तो आगार का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? घर हो रहा है। हमारा उत्तर भी हो जाएगा डी। अगला सवाल चौथा। शरत चंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शरत चंद्र का सही संधि विच्छेद इनमें से हमें पता लगाना है। ए देख लेते हैं शरत प्लस चंद्र, बी शरच प्लस चंद्र, सी शरत प्लस चंद्र, डी शरच प्लस चंद्र। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए। शरत चंद्र का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? यहाँ पर शरत चंद्र ये इस तरीके का हो रहा है, तो इसमें संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? शरत हो जाएगा। शरत प्लस चंद्र संधि विच्छेद हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा शरत चंद्र का क्या हो रहा है? संधि विच्छेद होकर के शरत प्लस चंद्र। क्वेश्चन नंबर 5। यह एक प्राचीन मंदिर है, वाक्य का रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? प्राचीन है वो किस प्रकार का विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है? किसकी? मंदिर की विशेषता बता रहा है। तो ये प्राचीन रेखांकित शब्द है, किस प्रकार का विशेषण बता रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए परिमाण बोधक, बी गुणवाचक, सी सार्वनामिक, डी संख्यावाचक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी गुणवाचक। प्राचीन गुणवाचक विशेषण है जिसमें प्राचीनता बता रहा है। किसकी प्राचीनता बता रहा है? मंदिर की प्राचीनता को प्रदर्शित कर रहा है। अगला सवाल। आपका तत्सम शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका तत्सम शब्द, जो सामान्य शब्द होते हैं हमें पता ही नहीं होता है, इसका तत्सम शब्द क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए आपा, बी अपुन, सी आत्मा, डी अपन। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी आत्मा। आपका तत्सम शब्द है वो आत्मा है, और आप है वो एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द के बारे में आपको पता है कि वो जो संस्कृत के जो शब्द थे, मूल रूप में जो शब्द थे, उनको
तत्सम शब्द बोलते हैं, और उनके जो विकृत रूप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। तो आप है वो तद्भव शब्द है, जबकि आत्मा है वो क्या है, तत्सम शब्द है। आपका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। सात, सागर लहराता है, वाक्य का काल है। सागर लहराता है, इसका काल क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पूर्ण वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी संभाव्य वर्तमान, डी सामान्य वर्तमान। सागर लहराता है मतलब लहरा रहा है अभी, वो उसके वो जो सामान्य वर्तमान को ये प्रदर्शित कर रहा है काल के आधार पर। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विरोध दर्शक समुच्चय बोधक है? विरोध दर्शक होना चाहिए जो कि समुच्चय बोधक भी है। इनमें से कौन सा ऐसा समुच्चय बोधक शब्द है जो कि विरोध दर्शक को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। ए अतः, बी एवं, सी मगर, डी क्यों। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी मगर। मगर का मतलब है कि उसने तैयारी बढ़िया करी थी, उसका पेपर अच्छा हुआ था, उसका पेपर अच्छा हुआ था, पेपर अच्छा हुआ, पेपर उसका अच्छा हुआ, मगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका चयन नहीं हुआ। तो मगर ये विरोध हो गया। पेपर अच्छा हुआ है परंतु चयन यहाँ पर नहीं हुआ। तो इसको क्या बोल रहे हैं आप? विरोध दर्शक समुच्चय बोधक बोल रहे हैं। पेपर अच्छा हुआ मगर चयन नहीं हुआ, तो ये विरोध हो गया। अच्छा का विरोध हो गया कि सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो सही यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। सहस्त्र बाहु में कौन सा समास है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी अवयवी भाव, डी बहुब्रीहि। तो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास की विशेषता क्या है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर के अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता है, और विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। तो वो समास क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। और यहाँ पर सहस्त्र बाहु को अगर अलग करके तोड़ करके देखते हैं, जिसकी हजारों में भुजाएं हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहस्त्र बाहु बोलते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। 10, तुम्हारी बंदर घुड़की से मैं नहीं डरता वाक्य के रेखांकित अंश में प्रयुक्त मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है? बंदर घुड़की है, तो इसका सही अर्थ क्या है मुहावरे का? यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। हानिकारक मूर्खता, बी खतरनाक धमकी, सी प्रभावहीन धमकी, डी शातिर चालाकी। तो सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, प्रभावहीन धमकी। तुम्हारी बंदर घुड़की से मैं नहीं डरता मतलब कि वो धमकी दे रहा है परंतु वो प्रभावहीन है, उसका कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, बंदर घुड़की का मतलब होगा प्रयुक्त मुहावरे में प्रभावहीन धमकी हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। 11, गुणहीन का सही समास विग्रह क्या है? तो विकल्प देखते हैं। ए गुण को हीन, बी गुण पर हीन, सी गुण का हीन, डी गुण से हीन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी गुण से हीन। गुणहीन का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा? जो गुणों से हीन होता है। तो हीन का मतलब है कि उसमें नहीं है, तो यहाँ पर से उससे विग्रह करेगा। तो गुण से हीन है, वो गुणहीन का सही समास विग्रह हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, अधः प्लस गति का सही संधि रूप होगा। तो विकल्प देख लेते हैं। ए अधा गति, बी अधगति, सी अधोगति, डी अधिगति। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी अधोगति। अधः प्लस गति, तो यहाँ पर अधः, यहाँ अधः प्लस गति से क्या हो जाएगा? इसका संधि योग क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा। सही उत्तर होगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि अनुच्छेद पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, वो आ गए हैं। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश देख लेते हैं। आजकल की बनावटी सभ्यता या शिष्टता में घृणा,
बैर या क्रोध को छिपाने का काम दे जाती है। यहाँ पर घृणा है, क्या काम कर रही है? बैर और क्रोध को छिपाने का काम दे जाती है। यदि हमें किसी से बैर है तो हम 10-5 सभ्यों के बीच बैठकर कहते हैं कि उससे घृणा है। तो अगर आपको बैर है तो क्या कर रहे हैं आप? घृणा बोल रहे हैं, बैर ना बोल करके घृणा बोल रहे हैं। इस बात से हमारी चालाकी प्रत्यक्ष है। बैर का आधार व्यक्तिगत है। बैर का आधार क्या है? व्यक्तिगत है। घृणा का सार्वजनिक है, मतलब कि बैर है वो व्यक्तिगत रूप में प्रकट किया जाता है, जबकि घृणा आप 10 लोगों के बीच में भी बैठ करके बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति है, फला व्यक्ति है, उससे मुझे घृणा है। तो ये एक सार्वजनिक शब्द का उपयोग आप कर रहे हैं चालाकी के साथ में। बैर के नाम पर ये समझा जाता है कि कहीं दो या अधिक मनुष्यों के लक्ष्य या परस्पर विरोध हुआ है, पर घृणा का नाम सुनकर अधिकतर यही अनुमान लग होता है कि समाज के लक्ष्य या आदर्श का विरोध हुआ है। बैर करना एक छोटी बात समझी जाती है, अतः बैर के स्थान पर घृणा का नाम ले लेने से हमारा बदला और बचाव दोनों हो जाता है। मतलब कि बदला भी आप ले रहे हैं घृणा बोल करके और बचाव भी कर रहे हैं। आप पर कोई दोषारोपण भी नहीं हो रहा है, कोई आपको बुरी नजर से भी नहीं देख रहा है। तो बड़े अच्छे शब्द निकल के आए हैं। यहाँ पर घृणा शब्द निकल के आया है। बैर तो सामान्य रूप से है, बैर या क्रोध है वो सामान्य रूप से है, परंतु बैर को यहाँ पैराग्राफ में बताया गया है कि ये व्यक्तिगत है, जबकि घृणा सार्वजनिक है। और बैर के नाम पर समझा जाता है कहीं दो या अधिक मनुष्यों के लक्ष्य का परस्पर विरोध हुआ है, परंतु घृणा का नाम सुनकर अधिकतर यही अनुमान होता है कि समाज के लक्ष्य या आदर्श का विरोध हुआ है। तो बैर और घृणा में अंतर समझाया गया है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 13, शत्रु भाव का आधार होता है। तो शत्रु भाव है वो हमने पैराग्राफ में देखा कि इसका क्या आधार होता है। बैर जो शत्रु भाव में प्रकट किया जाता है, बैर होता है, तो वो कैसा होता है? उत्तर देख लेते हैं। ए व्यक्तिगत, बी सार्वजनिक, सी सांस्कृतिक, डी पारंपरिक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए व्यक्तिगत। शत्रु भाव है वो क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। इससे पहले हमने पैराग्राफ में देखा कि उसके लिए क्या शब्द उपयोग कर रहे थे? बैर उपयोग कर रहे थे। तो बैर है वो क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, जो कि शत्रु भाव को प्रकट करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। गद्यांश पर आधारित अगला सवाल है, गद्यांश में प्रयुक्त बदला का आशय है। बदला का क्या आशय होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रतिकार, बी परिवर्तन, सी स्थानांतरण, डी समर्थन। तो बदला का मतलब क्या होता है? शब्द में क्या बदला का अर्थ यहाँ पर निकल के आ रहा है? पैराग्राफ के अनुसार, गद्यांश के अनुसार सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए प्रतिकार। बदला का मतलब होता है प्रतिकार। और यहाँ पर घृणा शब्द का उपयोग करके लेखक है वो प्रतिकार को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर रहा है, ज्यादा उसमें निंदा भी नहीं हो रही है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा ए हो रहा है प्रतिकार। अगला सवाल गद्यांश पर आधारित है। 15वां, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? केंद्रीय विषय मतलब कि इसका शीर्षक क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बैर, बी घृणा और बैर का अंतः संबंध, सी घृणा, डी बैर और क्रोध का अंतः संबंध। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी घृणा और बैर का अंतः संबंध। मतलब घृणा और बैर शब्द का अंतः संबंध है वो बताया गया है। और इससे पहले हमने पूरा पैराग्राफ है वो अच्छे से समझा था। इनका अंतः संबंध है वो सार रूप में निकल के आया। घृणा और बैर का अंतः संबंध है वो गद्यांश में बताया गया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, गुस्सा प्रकट नहीं होता तो किसका रूप धारण कर लेता है? मतलब कि गुस्सा प्रकट नहीं हो रहा है तो क्या रूप ले लेता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए चिंता, बी भय, सी साहस, डी घृणा। सही उत्तर हमारा हो रहा है डी घृणा। बैर में वो सीधे प्रकटन हो रहा है, परंतु घृणा है वो सार्वजनिक रूप से द्वेष भाव प्रकट करके और बता रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा उसका बुरा भी नहीं माना जा रहा है कि फला आदमी से मैं घृणा करता हूं, तो बैर करता हूं तो वो एक व्यक्तिगत हो जाती है, बुरा शब्द माना जाता है। परंतु घृणा में लोग हैं वो ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, उससे उसके मन मुटाव होंगे, तो घृणा शब्द है यहाँ पर ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी।
अगला कॉम्प्रिहेंशन आ गया, मतलब कि गद्यांश पर आधारित अगला सवाल भी आ गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश पढ़ के देख लेते हैं। समाज ने स्त्री के संबंध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर संपन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है, वरन अर्थ के संबंध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की व्यवस्था के बंधन में बंधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और कहीं अपने स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलंबी बना दिया है कि वह उसकी सहायता के बिना संसार पथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि अर्थ है वो महिला के लिए नहीं है, और अर्थ यहाँ पर मीनिंग से संबंध नहीं है, यहाँ धन से संबंधित है कि महिला को अर्थ मतलब कि धन संपत्ति में अधिकार है वो नहीं दिए जा रहे हैं। विषम विभाजन है, पुरुष होता है उसको ज्यादा हक है, जबकि महिला को अर्थ के संबंध में धन संपत्ति के संबंध में कम अधिकार है। तो ये सभी बताए गए हैं कि चाहे तो श्रमजीवी वर्ग है या संपन्न वर्ग है, वहां पर भी विभाजन है वो गलत तरीके से दिया जाता है। उत्तराधिकार से भी उसको वंचित किया जाता है। बाकी सभी क्षेत्रों में उसकी व्यवस्था हो गई है, और पुरुष है उसने अपने आप को स्वामित्व बना लिया है। साथ में जब स्वामित्व बन गया है तो महिला है, स्त्री है, वो परावलंबी हो गई है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर सार गर्भित गद्यांश दिया गया है। इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्यांश में स्त्रियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो गद्यांश में क्या चीज के बारे में बताया गया है जो कि सही है स्त्रियों के बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, पुरुषों ने स्त्रियों को पराधीन बना दिया है। बी, स्त्रियां स्वातंत्र्य नहीं चाहती। सी, स्त्रियां स्वतंत्र हैं। डी, स्त्रियां स्वेच्छा से पुरुषों के अधीन रहती हैं। तो इनमें से कौन सा गद्यांश पढ़ करके हम आए हैं, कौन सा सही निकल के आएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, पुरुषों ने स्त्रियों को पराधीन बना दिया है। पराधीन बना दिया क्योंकि उसको धन अर्थ में कोई भी हक है नहीं दिया है, विषम विभाजन किया गया है और अपने आप को स्वामी बना के बैठ गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्त्रियों को पराधीन बना दिया गया है। ये गद्यांश में बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलक रहा है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला सवाल देख लेते हैं। 18, परावलंबी का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है परावलंबी का। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, परस्पर निर्भर। बी, परोपकारी। सी, दूसरों पर निर्भर। डी, आत्मनिर्भर। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, परावलंबी का सही अर्थ क्या होना चाहिए। यहाँ पर सही अर्थ हो जाएगा सी, दूसरों पर निर्भर। परावलंबी का अर्थ होता है दूसरों पर निर्भर होता है। और यहाँ पर पैराग्राफ के अनुसार परावलंबी है वो कौन बन गई हैं, स्त्रियां बन गई हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल 19, गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ का आशय है, क्या मतलब है अर्थ के। यहाँ पर गद्यांश के अनुसार देख लेते हैं उत्तर। ए, धन संपत्ति। बी, मूल्य। सी, अभिप्राय। डी, प्रयोजन। तो क्या अर्थ होता है, अर्थ का क्या मतलब बताया गया है गद्यांश में। सही उत्तर हमारा हो रहा है ए, धन संपत्ति। अर्थ का मतलब होता है धन और संपत्ति से संबंधित है। यहाँ पर अर्थ है उसका मतलब दूसरा भी होता है, परंतु जो गद्यांश दिया गया उसमें धन संपत्ति से संबंधित है। अर्थ का मतलब सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या शीर्षक होना चाहिए गद्यांश का जो अभी हम पढ़ करके आए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, स्त्री महत्व। बी, स्त्री आदर्श। सी, उत्तराधिकार। डी, स्त्री पराधीनता। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, स्त्री पराधीनता। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा स्त्री पराधीनता। जो कि स्त्री पराधीनता है वो पुरुष प्रधान समाज ने उसको पैराग्राफ के अनुसार बता दिया है कि धन का विभाजन है वो ठीक नहीं है, इसलिए स्त्री पराधीनता उसका सबसे उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चन है वो हिंदी भाषा पर आधारित थे जो कि पूछे गए थे स्टेनोग्राफर परीक्षा 2022 में नवोदय विद्यालय के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। और ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन हिंदी लैंग्वेज। नॉलेज मंडली के द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड कंटेंट है आपके लिए लाए जा रहे हैं। नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड आपसे कुछ कहना चाह रहा है, देख लेते हैं नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड है वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। नॉलेज मंडली ला रहा है सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक अध्ययन सामग्री जो कि जरूरी है। एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी आदि पदों के लिए, जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंट्स। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और साथ में नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। प्लीज वॉच नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ऑफ स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2022 इन कमिंग वीडियोस।